दूसरी वक्ताएं थी जिसमें इंदु खंडूरी जी का नाम, जिन्होंने कहा कि विरोधाभास है। तो मुझे लगता है कि उन विरोधाभासों पर विचार तो करना ही चाहिए, और कुछ समीक्षाएं जो मुझे मिली हैं उन समीक्षाओं को मैं आपके सामने बोलना चाहता हूँ, और उसी के साथ मैं अपनी बात कह के समाप्त करूंगा, समय बहुत वक्त ज़्यादा नहीं है। एक हैं मधु प्रसाद। वो कौन है? तो मधु प्रसाद हैं वो जो ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एजुकेशन उससे जुड़े हुए। उन्होंने जो कहा है ब्रॉड हेडलाइन में, हम उसकी बात को आपको बताते हैं, जो कि एक पत्रिका में निकला है। वो कहते हैं, उनकी राय है कि यह जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, यह शिक्षा में निजी भागीदारी को काफी बढ़ावा देता है, देश की बहुलवादी परंपरा की उपेक्षा करता है, और कॉरपोरेट जगत के हितों की रक्षा करने वाले लाभोन्मुखी प्रणाली को डिजाइन करने के नव उदारवादी एजेंडा को आगे बढ़ाता है। रिज्यूम है, एनईपी 2020 greatly increases the scope of private participation in education, ignores the country's pluralistic traditions, and furthers the neo-liberal agenda of designing profit-oriented system that serve corporate interests. कॉर्पोरेट जगत को फायदा पहुंचाने वाली नीतियां, इस पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा। प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ जाएगा तो आप जानते हैं कि शिक्षा महंगी हो जाएगी, कॉर्पोरेट आ जाएगा इसमें, तो ये तो फिर बहुत कठिन समय आ जाएगा गरीबों के लिए, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकेंगे महंगी शिक्षा को। एक तो ये है, इस पर विचार करने की जरूरत है। ये कहाँ तक उनका ये रिमार्क है सही। एक रिमार्क है इनका, टीके राजलक्ष्मी हैं, उन्होंने लिखा है कि द एनईपी मेक्स टॉल प्रॉमिसेस but there is no clarity of vision regarding actual translation of the goals of equity into reality। यानी समानता का जो न्यायोचित समानता का जो लक्ष्य है, ये राष्ट्रीय नीति 2002 जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति बड़ी बड़ी बात करती है, बड़े बड़े वादे करती है, परंतु जो इक्विटी का जो बड़ा हाई आइडियल है उसको रियलाइज करने का जो एक क्लियर विजन होना चाहिए, उसका इसमें अभाव दिखता है। एक और बड़ा अच्छा वो इनका एक कुमकुम राय जी का एक है, बहुत अच्छा हमको लगता है। उन्होंने लिखा कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति या जो वैश्विक महामारी शुरू हुई इसके पहले बनी, और इसके बहुत सारे प्रावधान बन ही चुके थे, और उन बहुत सारे प्रावधानों में एक समय सीमा तय की गई है। अब तो स्थिति बदल गई है, दुनिया तेजी से बदल रही है और कुछ आगे कह भी नहीं सकते हैं, अनप्रेडिक्टेबल है ये द कोर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो हम आगे कह भी नहीं सकते क्या होगा। ऐसी स्थिति में जो टाइम फ्रेम निर्धारित किया गया है इस शिक्षा नीति में कोविड के पहले, उसके इम्प्लीकेशंस का आकलन कर पाना बड़ा कठिन हो गया है। इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि ये जो समय सीमा है कि 8 वर्ष में, 10 वर्ष में, 5 वर्ष में, 15 वर्ष में, या कि कितने समय में ये कैसे हो पाएगा, इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं इस पर। और एक अंतिम रिमार्क मैं पढ़ना चाहूँगा। वो रिमार्क है, ये है मुंडोली नारायण, उनका रिमार्क है। वो लिखते हैं, by homogenizing India's past under the arc umbrella of Sanskrit, the plurality of Indian culture and the knowledge system and cultural expressions produced in other languages will be effectively erased from view for a political agenda that seeks to appropriate not just the present but the past। यानी संस्कृत के, अब जानते हैं कि इस नई शिक्षा नीति का मूल आधार कहाँ है। मूल आधार संस्कृत की शिक्षा को, संस्कृत जो हमारा प्राचीन साहित्य संस्कृत में
हम वहां से ज्ञान के स्रोत को खोजेंगे, वहां ढूंढेंगे, वहां से ज्ञान को लाएंगे। ये नहीं कि बाहर विदेशों से हम विदेशी स्रोतों से हम ज्ञान को लाएंगे, वैसा नहीं करेंगे। हमारी जो परंपरा है, ये संस्कृत के जो साहित्य हैं, उसमें ज्ञान का भंडार है, और वहीं से हम आगे बढ़ाएंगे अपने ज्ञान को, जो कि शायद विलुप्त हो गया, या जिस पर कि लोगों ने ध्यान नहीं दिया, नजरअंदाज किया। तो ये संस्कृत को, इस पर रिमार्क है मंडोली नारायण का कि संस्कृत के इस एक बड़े छाते के नीचे भारत के अतीत को एकरूप बना देने के परिणाम स्वरूप भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान व्यवस्था की बहुलता और अन्य भाषाओं में हुई सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां बिल्कुल ध्वस्त हो जाएंगी, उस राजनीतिक एजेंडा के लिए जो न केवल वर्तमान का बल्कि अतीत का भी उपयोग कर लेना चाहता है। ये कुछ दीज आर सर्टेन रिमार्क्स बाय द क्रिटिक्स। समीक्षकों ने, तारीफ तो हमने बहुत सुनी है और तारीफ के लायक भी है, बहुत सारी बातें हैं इसमें तारीफ के लायक, और ये जिन बिंदुओं को उठाया गया है इन क्रिटिक्स के द्वारा, आलोचकों के द्वारा, हमको लगता है कि उस पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरा मानना है, जो मैं कंक्लूड कर रहा हूं अपनी बात, किसी भी शिक्षा नीति पर सब पर लागू होगी। किसी भी शिक्षा नीति के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अच्छे होने का जो मापदंड मेरा है, उसकी जो कसौटी है मेरी, वो ये है कि समाज में जो अंतिम छोर पर खड़ा है व्यक्ति, कोई भी नीति हो, शिक्षा नीति हो या आर्थिक नीति, कोई भी नीति, समाज के अंतिम छोर पर खड़ा जो व्यक्ति है, उसके हित के लिए वह नीति क्या कर रही है, उसके हित को आगे बढ़ाने में मददगार हो रही है या नहीं हो रही। शिक्षा नीति के लिए भी मेरी कसौटी यही है कि समाज के अंतिम छोर पर जो कहीं कुछ नहीं, दीनहीन, वंचित, वो दलित, वो अफोर्ड नहीं कर सकता, कहते हैं कॉर्पोरेट सेक्टर, वो प्राइवेट सेक्टर आ जाएगा, तो उसके लिए जो अंतिम छोर पर व्यक्ति वहां खड़ा है, उसके लिए हमारी शिक्षा क्या कर रही है, क्या कर सकती, क्या करेगी। अगर उसके हित में कुछ हो पाता है तो मैं इसको बहुत अच्छा मानूंगा। मेरी दूसरी कसौटी एक और है इसी शिक्षा नीति को परखने की, उसको अच्छा या सही कहने की, वो ये कि आप जानते हैं कि इतिहास के पन्नों में आप झांकें, इतिहास के गलियारे में आप घूमें, बस 2 मिनट में सुनूंगा, ज़्यादा नहीं। आप इतिहास के गलियारे में घूमें, देश का इतिहास क्या कहता है देश का इतिहास कि यहाँ शिक्षा कभी पुराने जमाने में, अति प्राचीन काल में समय निर्धारित नहीं किया जा सकता। यहाँ शिक्षा एक छोटे दायरे में सिमटी हुई थी। छोटे दायरे में सिमटी तो कहने का मतलब है कि सबके लिए खुली हुई नहीं थी शिक्षा, हर आदमी को शिक्षा का अधिकार मिल जाए ऐसा नहीं था। परंतु समय ने करवट बदला, कालक्रम में धीरे धीरे वो शिक्षा का विस्तार, उसके क्षेत्र का विस्तार होना शुरू हुआ, होने लगा, हुआ, बहुत कुछ हुआ। मैं एप्रीहेंड करता हूँ, आई हैव एप्रीहेंशन कि कहीं कोई भी नीति, ये हमारी वर्तमान शिक्षा नीति है या और भी कोई नीतियां, उनके चलते यह जो शिक्षा अपने छोटे दायरे, जो संकीर्ण दायरे में सिमटी हुई थी, सीमित थी, वह कहीं घूम फिर करके वही छोटे दायरे में तो संकुचित हो जाएगी, सिमट जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप शिक्षा महंगी कर देते हैं तो हमारे गांव देहात के लोग जो गरीब हैं वो कहाँ से पढ़ पाएंगे, अब कहाँ से पढ़ पाएंगे, मतलब वो तो वंचित हो जाएंगे शिक्षा से। वैसा नहीं होना है। आप सब कुछ करिए, आप भारतीयता पर जोर देते हैं तो भारतीयता बहुत अच्छी चीज है, पर एक बात है, भारतीयता की परिभाषा भी गांधी जी ने जो दी थी, उसको मैं 1 मिनट में ये कह देना चाहता हूँ। गांधी जी ने कहा कि जो कोई भी यहाँ आया है, किसी भी धर्म का हो, कहीं का भी हो, हिंद स्वराज में पढ़ेंगे देखें, कहीं का भी हो, उसने यदि इस देश को, इस धरती को अपना वतन मान लिया है तो वह भारतीय है। हमारी भारतीयता में, हमारी संस्कृति में यह बहुलता, यह जो प्लुरैलिटी है,
अनेकता में एकता, यह इसकी पहचान है। रामदास सिंह दिनकर ने लिखा है संस्कृति की 4 अध्याय पढ़ी, उसमें देखिए आइए कि पहचान, यही उसका मूलभूत लक्षण है। भारतीय संस्कृति की पहचान यही है, उसकी अस्मिता। और अगर आपने अनेकता में एकता को नहीं देखा, अगर आपने यहाँ की बहुलता को नहीं पहचाना और उसको तवज्जो नहीं दी, तो फिर एक मिनट, तो फिर जो है वह यह जो है ये भारतीयपन वो जो है वो उसकी परिभाषा हम गांधी जी के शब्द में, गांधी की परिभाषा से काफी दूर हो जाएंगे। इसलिए मैं अंतिम यही कहना चाहूंगा कि सभी को शिक्षा मिले, उनको भी मिले जो वर्षों वर्ष युगों युग से वंचित रहे हैं, वो वंचना का शिकार फिर से ना हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।